Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 6 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. So students, this is our second video of the same chapter. In my previous video, I have already explained about half of the chapter, and this is the second and the last video of this chapter. I repeat the name of the chapter, Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. So our translation starts from here. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiar, Sangu Subramaniam, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. तो कह रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज जो है वो एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन जैसे वकीलों के लिए एक पसंदीदा अड्डा या ठिकाना था. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. जेमिनी स्टूडियोज में एक बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की मैस भोजनालय था जो कि दिन के हर समय और रात के भी ज्यादातर समय अच्छी कॉफी जहां मिलती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. लेखक कह रहा है कि ये वो दिन थे जब कांग्रेस पार्टी के शासन का मतलब होता था प्रोहिबिशन, मतलब निषेध या मनाही या रोक. कांग्रेस पार्टी ने उस जमाने में कई प्रकार की चीजों पे कई प्रकार के बैन लगा रखे थे. तो लेखक कहता है कि ये उन दिनों का समय था जब कांग्रेस के शासन का मतलब होता था कि किसी प्रकार की रोक या मनाही, और एक कप कॉफी पर कॉफी लेकर आराम से कॉफी पीते हुए मीटिंग करना थोड़ा संतुष्टि प्रदान करने वाला मनोरंजन हुआ करता था. बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबॉडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री. तो ऑफिस बॉयज और कुछ एक दो क्लर्क्स लिपिकों को छोड़कर बाकी जेमिनी स्टूडियोज में हर कोई आराम की किरणें फैलाता था जो कि पोएट्री के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है. आगे लेखक कह रहा है मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. लेखक कह रहा है उनमें से ज्यादातर लोग खादी के वस्त्र पहना करते थे और गांधी जी की पूजा किया करते थे, लेकिन इससे परे उन लोगों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा के लिए, किसी भी प्रकार के राजनीतिक ख्यालों के लिए जरा सी भी क्षीण से क्षीण प्रशंसा या सराहना भी उन लोगों के पास नहीं थी. आगे लेखक कहता है नेचुरली they were all averse to the term communism. स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वे लोग जो कम्युनिज्म जो टर्म होती है, एक शब्द होता है कम्युनिज्म, उससे ये लोग बिल्कुल विपरीत थे स्वाभाविक रूप से. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन. ही हैड नो filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. तो कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि कम्युनिस्ट वो आदमी होता था और होता है भी, लेकिन लेखक पास्ट में लिख रहा है कि कम्युनिस्ट वो आदमी होता था जो कि गॉडलेस, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता था. आज भी है कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक लोग होते हैं.
तो लेखक कह रहा है कम्युनिस्ट वो होता है जो ईश्वर को नहीं मानता और उसमें किसी भी प्रकार की संतानीय यानी संतान के प्रति होने वाली, बच्चों के प्रति होने वाली और वैवाहिक प्रेम नहीं होता। कम्युनिस्ट लोगों में किसी भी प्रकार का संतान के प्रति या विवाह के प्रति वैवाहिक प्रेम नहीं होता और उनमें कम्युनिस्ट लोगों में अपने खुद के माता पिता या बच्चों का कत्ल कर देने पर भी कोई मलाल या कोई अफसोस नहीं होता। कम्युनिस्ट जो है वो हमेशा जो है मासूम और अनजान लोगों के बीच जो है अशांति फैलाता है। लेखक के अनुसार ऐसा लेखक लिखा है कि कम्युनिस्ट जो है वो हमेशा अशांति और अहिंसा फैलाता है मासूम और अनजान लोगों के बीच। आगे लेखक कह रहा है सच नोशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios। लेखक कह रहा है कि ऐसे विचार जो कि उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह फैले हुए थे, व्याप्त थे। ऐसे विचार जो कि उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह व्याप्त थे, वो स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियोज के इन खादीधारी कवियों के बीच भी जो है अस्पष्ट रूप से तैरते थे। ऐसे विचार उन लोगों के बीच भी अस्पष्ट रूप से तैरते थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, इसका प्रमाण जल्दी ही आगामी आने वाला था। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios। लेखक कह रहा है कि जब फ्रेंच बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी कुछ लगभग 200 हट्टे कट्टे लोगों की पहली बार मद्रास में 1952 में आई, तो उन्हें जेमिनी स्टूडियोज से ज्यादा अच्छा मेजबान और कोई नहीं मिला। उन्हें जो सबसे अच्छा मेजबान मिल सकता था वो जेमिनी स्टूडियोज मिला। जेमिनी स्टूडियोज से अच्छा मेजबान फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को और कोई नहीं मिल सकता था। क्या? जेमिनी स्टूडियोज से अच्छा मेजबान। अब ये फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है? फ्रैंक बुचमैन जो है वो एक अमेरिकी व्यक्ति था और मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मोरल और स्पिरिचुअल मूवमेंट था। एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था जिसका नाम दिया गया मोरल रीआर्मामेंट। ठीक है, मोरल रीआर्मामेंट ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था। किसके प्रति? कम्युनिज्म के प्रति, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ जो है ये एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था जिसे नाम दिया गया था मोरल रीआर्मामेंट। फ्रैंक बुचमैन ने इसकी शुरुआत की थी। आगे करें, समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। किसी ने उनके इस समूह को, फ्रैंक बुचमैन के मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को, उनके इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहकर पुकारा। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner। तो लेखक कह रहा है कि वो वास्तविकता में कोई सर्कस वाले नहीं थे। वे लोग कलाबाजी वाले झूलों पर अच्छे नहीं थे। वो सर्कस के कोई कलाबाजी वाले झूलों पे नहीं झूलते थे, उन पे वो अच्छे नहीं थे। और ना ही सर्कस में कोई जानवरों के करतब दिखाते थे। जानवरों से उनका जो एकमात्र जो जान पहचान थी वो डिनर टेबल पर थी। इसका मतलब है कि जानवरों को था वो मटन, चिकन, बीफ आदि, तमाम सारा बीफ, पोर्क, मटन, चिकन आदि, ये तो वो मांस खाया करते थे। तो जानवरों से तो उनकी जान पहचान कोई सर्कस वर्कस में नहीं थी, वो तो डिनर की टेबल पर थी क्योंकि वो जानवरों का मांस खाया करते थे। आगे लेखक कहता है कि लेकिन उन्होंने दो नाटक जो कि स्टेज पर मंच पे करके दिखाए जाते हैं, प्लेज, ड्रामा, नाटक,
दो नाटक जो है उन्होंने सर्वाधिक पेशेवर तरीके से ढंग से प्रस्तुत किए। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. तो उनके जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वाले थे फ्रैंक बुचमैन के, उनके जो दो नाटक थे, जोथम वैली और दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर, ये मद्रास में इनके कई सारे शोज चले और मद्रास में अन्य दूसरे नागरिकों के अलावा उनके साथ साथ जेमिनी स्टूडियो परिवार के भी 600 सदस्यों ने इन दोनों नाटकों को कई कई बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। तो कह रहे हैं कि इन दोनों नाटकों के जो संदेश थे वो तो आमतौर पे बिल्कुल साधारण या फिर जो है धर्म उपदेश या प्रवचन वाले थे। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक लाइन स्किप कर गया। तो द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। तो कह रहे हैं कि ये जो दोनों नाटक थे फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वालों के, कौन कौन से नाटक, द जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दोनों नाटकों के संदेश जो थे वो सामान्यतः आमतौर पर सिंपल साधारण होते थे और साधारण जो धर्म उपदेश होते हैं, धर्मों के उपदेश या प्रवचन वाले होते हैं, वैसे होते थे। लेकिन उनके जो सेट हुआ करते थे जहां पर ये नाटक प्रदर्शित करते थे और जो कॉस्ट्यूम्स होती थी, नाटक के जो पात्र होते थे, कैरेक्टर्स होते थे, जो प्लेयर्स होते थे, वो जो कॉस्ट्यूम्स वस्त्र वगैरह पहनते थे वो बहुत ही प्रथम दर्जे के, अव्वल दर्जे के हुआ करते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। तो कह रहे हैं कि मद्रास की और तमिलनाडु की जो ड्रामा कम्युनिटी है, पूरा स्टेज पे जो नाटक वगैरह दिखाने वाले समुदाय के ड्रामा से संबंधित जो लोग थे, वो पूरा समाज जो है बड़े ही भयानक तरीके से इन दो नाटकों से प्रभावित हुआ था और अगले कई वर्षों तक तमिल के जो नाटक हुआ करते थे उनमें बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे जोथम वैली में हुआ करता था, उसी तरह सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य जो है दिखाया करते थे, जिसमें एक खाली स्टेज होता था जहां पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता था और पर्दे लगे होते थे और बांसुरी पर, फ्लूट पर एक धुन बैकग्राउंड में बजाई जाती थी। तो उन दो नाटकों की तरह अगले कई वर्षों में मद्रास और तमिलनाडु के भी नाटक इस तरह दिखाए जाने लगे। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. लेखक कहता है कि कुछ वर्षों बाद मैंने ये जाना, मुझे पता चला कि जो MRA था, MRA का फुल फॉर्म है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो लेखक कहता है कुछ वर्षों बाद मुझे तो पता चला कि MRA जो है वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिज्म है उसके खिलाफ एक आंदोलन था और मद्रास के बड़े बड़े आका लोग, बिग बॉसेस जैसे मिस्टर वासन आदि, ये तो उन लोगों के हाथों में कठपुतलियों की तरह खेल रहे थे। आगे है किनके, रीआर्मामेंट आर्मी वालों के हाथों में। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. लेखक कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूं, आश्वस्त नहीं हूं कि हालांकि ये कोई वास्तव में ये ऐसा केस रहा होगा या नहीं, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेखक कहता है।
लेकिन लेखक कह रहा है कि इन जो बड़े बड़े आका लोग थे मिस्टर वासन की तरह, इन बिग बॉसेस और इनके जो उद्यम हैं, बड़े बड़े इनके जो एंटरप्राइजेस हैं, उद्यम हैं, उनके कभी ना बदलने वाले पहलू जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं, वो वैसे के वैसे यथावत बने रहे। आगे कह रहे हैं एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो लेखक कहता है एमआरए होता चाहे ना होता और इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो। आगे द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज। लेखक कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियोज का जो स्टाफ था वो जो है लगभग 20 अलग अलग देशों से सभी प्रकार के रंग और वर्ण और सभी प्रकार के आकार प्रकार के लगभग 200 से ज्यादा लोगों की खातिरदारी, उनकी सेवा सत्कार करता रहा, उनको होस्ट करता रहा, उनकी आवभगत, उनकी सेवा सत्कार करता रहा। 200 से ज्यादा लोगों की, 20 से ज्यादा अलग अलग देशों के। आगे लेखक कहता है इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। लेखक कहता है कि ये जो है आमतौर पर हमेशा की तरह जो फिल्मों में जो भीड़ वाले सीन दर्शाए जाते थे, जहां कोई भीड़ को दिखाना हो, तो भीड़ की भूमिका निभाने वाले जो पात्र होते थे, प्लेयर्स होते थे, वो जो है मेकअप डिपार्टमेंट का मेकअप करने वाला वो ऑफिस बॉय के द्वारा उसके हाथों पर मेकअप की मोटी मोटी परत लेके और गालों पे चाटों की तरह लगा लगा कर थोप देने का इंतजार करने से थोड़ा अलग हटके कुछ बदलाव था। इस तरह का कि अब ये जोथम वैली और वो जो द फॉरगॉटन फैक्टर वाले जो नाटक थे उनको देखकर कुछ नया नया बदलाव किया था। सूर्योदय और सूर्यास्त वाले दृश्य थे इस तरह, तो उससे ये थोड़ा बदलाव था। किस चीज से बदलाव किया था? जो पहले हमेशा की तरह भीड़ वाले लोग होते थे, प्लेयर्स, जो मेकअप डिपार्टमेंट में मेकअप ऑफिस बॉय के द्वारा हाथों से मेकअप थोपे जाने का इंतजार कर रहे होते थे, उनसे थोड़ा अलग हटके बदलाव किया था। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। लेखक कह रहा है कुछ महीनों बाद मद्रास के इन बड़े बड़े बिग बॉसेस की फोन की घंटियां फिर से जो है घंटियां जो है उनकी फिर से बज उठी और जेमिनी स्टूडियोज में हम लोगों ने दोबारा से एक पूरा का पूरा शूटिंग का स्टेज साफ किया किसी नए विजिटर, किसी नए आगंतुक के आने के लिए, उसके स्वागत सत्कार के लिए। इससे पहले कौन आए थे? फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट वाले 200 लोग आए थे। तो लेखक कह रहा है कि कुछ महीनों बाद मद्रास के बिग बॉसेस की घंटियां फिर से घनघना उठी और हम जेमिनी स्टूडियोज के लोगों को फिर से कोई नए दूसरे कोई आगंतुक लोगों के लिए पूरा सा स्टेज फिर से खाली करके पूरा सा स्टेज अच्छी तरह साफ करना पड़ा। आगे है ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। और उन लोगों ने फोन पर जो बताया, बस इतना ही बताया कि जो आने वाला था वो इंग्लैंड से कोई कवि आने वाला था। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of somebody by the name Eliot. तो लेखक कह रहा है कि मात्र जिन कवियों के नाम जेमिनी स्टूडियोज में स्टाफ के द्वारा जाने जाते थे या सुने गए थे, जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ ने इंग्लैंड के जिन कवियों के नाम सुने थे, विदेश के जिन कवियों के नाम सुने थे या जो वो जानते थे, वो मात्र कौन से कवि थे? विलियम वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। आगे लेखक कहता है कि जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ में थोड़े
थोड़े और ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग थे वो कीट्स, जॉन कीट्स और पीबी शैली और बायरन, इन लोगों को भी जानते थे। थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे स्टाफ वाले लोग इन लोगों को जानते थे, कीट्स, शैली और बायरन को। और एक या दो लोग जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ में, एक या दो लोग मात्र थोड़ा बहुत हल्का हल्का इलियट नाम के किसी कवि को भी जानते थे, उसका भी कोई नाम एक दो लोगों ने सुना था। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ? तो लेखक कहता है कि अब इनमें से कौन सा वो कवि होता जो जेमिनी स्टूडियोज में अब आने वाला था। ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर, दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकटन। तो लेखक कहता है कि वो कोई कवि नहीं था, वो एक एडिटर था। समाचार पत्र या पत्रिका का जो संपादक होता है वो एडिटर था। इसीलिए हमारा जो बॉस था वासन, वो उसे इतना बड़ा स्वागत सत्कार, रिसेप्शन दे रहा था, उसे इतना स्वागत सत्कार की तैयारी कर रहा था। लेखक कहता है कि हमारा बॉस वासन जो है वो एक तमिलनाडु में चलने वाला एक साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकटन, जो कि एक लोकप्रिय पत्रिका थी उस जमाने में, उसका एडिटर भी था हमारा बॉस वासन। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios। लेखक कह रहा है कि हमारा मालिक वासन जो है वो मद्रास में किसी भी इंग्लैंड की छपने वाली समाचार पत्र या पत्रिकाओं के जो जाने माने नाम हुआ करते थे उनमें से किसी का एडिटर नहीं था हमारा मालिक वासन। खास तौर पे उन समाचार पत्र या पत्रिकाओं का तो नहीं जिनके नामों को जेमिनी स्टूडियोज में जाना जाता था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स। लेखक कह रहा है कि चूंकि द हिंदू नाम का एक अखबार और पत्रिका हुआ करती थी, उसके जो सबसे बड़े बड़े जो अधिकारी थे, लेखक कहता है द हिंदू नाम का जो प्रसिद्ध अखबार या पत्रिका थी, उसके जो सबसे प्रमुख अधिकारी लोग थे, बॉस लोग थे, वो जो है वो कुछ नई पहल शुरू कर रहे थे। लेकिन इसमें आशंका ये थी कि वो जो कवि जो आने वाला था वो किसी दैनिक रोज के छपने वाले अखबार का संपादक नहीं था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, और ना ही वो मैनचेस्टर गार्डियन या द लंदन टाइम्स नाम के कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या पत्रिकाओं का संपादक था, ना ही, ऐसा लेखक कहता है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू। लेखक कहता है कि हमारे जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ में जो सबसे ज्यादा जानकार लोग भी जो थे, वो भी जितना कुछ जानते थे वो बस ये ही इतना ही जानते थे। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। लेखक कहता है अंततः दोपहर को 4 बजे वो कवि या यूं कहे कि संपादक आया। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। लेखक कह रहा है कि वो एक बहुत ही लंबे कद का, बहुत अंग्रेज, बहुत ही गंभीर और बेशक हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अनजान व्यक्ति था। आगे लेखक बोलता है, बैटलिंग with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech। आगे लेखक कहता है कि शूटिंग स्टेज पर, शूटिंग वाले मंच पर जो पेडेस्टल फैंस होते हैं, वो स्टैंड वाले पंखे जो टेबल फैन टाइप के होते हैं, लंबे लंबे से, जो ऐसे ऐसे घूमते हैं, और स्टैंड होता है, स्टैंड पर खड़े होने वाले, वैसे स्टैंड वाले, पायदान वाले स्टैंड वाले पंखों से लेखक कहता है कि शूटिंग के स्टेज पर, शूटिंग के मंच पर लगभग आधा दर्जन स्टैंड वाले पंखों से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए हमारे बॉस ने एक लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा।
It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. बॉस के भाषण से यह स्पष्ट था कि वो भी इस कवि या संपादक के बारे में बहुत कम जानता था हमारा बॉस. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. लेखक कहता है कि बॉस का जो पूरा भाषण था वो सामान्य बातों का था, लेकिन यहां वहां वो भाषण पूरी तरह से स्वतंत्रता और लोकतंत्र आदि इस तरह के शब्दों से भरा हुआ था. देन द पोएट स्पोक. फिर हमारे बॉस के भाषण पढ़ने के बाद वो कवि उसने अपने संबोधन में कुछ बोला. ही कुडंट हैव अड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. लेखक नो वन न्यू what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. तो लेखक कह रहा है कि वो जो कवि या जिसको वो एडिटर भी कल्पना कर रहा है कवि, कि वो जो कवि इंग्लैंड से आया था या एडिटर संपादक जो आया था वो इससे ज्यादा जेमिनी स्टूडियोज में जो श्रोता आप जो सुन रहे थे उनसे ज्यादा शांत और घबराए हुए श्रोताओं को उसने पहले कभी संबोधित नहीं किया होगा. कोई भी ये नहीं जानता था, श्रोताओं में से, सुनने वालों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कवि या एडिटर जो इंग्लैंड से आया था वो अपने भाषण में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है और किस बारे में बात कर रहा है. कोई भी ये नहीं जानता था. और उसका जो एक्सेंट था, उसका बोलने का लहजा था, वो लोगों के समझ सकने की क्षमता को, कि वो क्या बोल रहा है, कानों से सुन के ढंग से समझ पाए कि वो इंग्लैंड से आया हुआ पोएट क्या बोल रहा है, उसके एक्सेंट ने लोगों की समझने की क्षमता को भी खत्म कर दिया. वो जिस लहजे में बोल रहा था तो लोग बाग ये समझने में भी नाकाम रहे, ये समझने में भी परास्त हो गए कि वो बोल क्या रहा है. उसका बोलने का एक्सेंट, उसका लहजा ही ऐसा था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आगे है, द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट. व्हाट आर वी डूइंग. तो लेखक कह रहा है ये सारी बातें लगभग 1 घंटा चली. उसके बाद वो कवि चला गया और हम सब लोग पूर्णतः चकित होते हुए अपने अपने तितर बितर, भीड़ जो है यहाँ वहां श्रोताओं की भीड़ पूर्णतः चकित होती हुई भीड़ इधर उधर तितर बितर हो गई. हम लोग क्या कर रहे हैं. वॉट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल. तो लेखक ने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. एक तमिल फिल्म स्टूडियो जो कि सबसे ज्यादा जो है सहज या सामान्य तमिल लोगों के लिए फिल्में बनाता है, ऐसे तमिल फिल्म स्टूडियो में एक अंग्रेज कवि का क्या काम. और पीपुल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री. और लेखक कह रहा है कि हमारा जो स्टूडियो था वो फिल्में भी ऐसे लोगों के लिए बनाता है जिन लोगों का जीवन जो है अंग्रेजी कविताओं के प्रति उनकी पसंद को उत्पन्न करने की संभावनाओं को वहन नहीं कर पाता. ठीक है. लेखक कह रहा है कि ऐसे लोग ऐसे सहज, सामान्य और सरल लोग जिन लोगों का जीवन इंग्लिश कविताओं में उनकी रुचि या पसंद को उत्पन्न करने की संभावनाओं को वहन नहीं कर पाता या सबसे कम वहन कर पाता हो, ऐसे लोगों के लिए हमारा फिल्म स्टूडियो फिल्में बनाता है, ऐसे तमिल लोगों के लिए. और ऐसे फिल्म स्टूडियो में एक इंग्लिश कवि का क्या काम. आगे है, द पोएट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शियर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट. लेखक कह रहा है कि वो जो कवि आया था, कवि या एडिटर, वो जो इंग्लैंड से आया था, वो भी जो है अच्छा खासा चकित सा नजर आ रहा था. जब वो श्रोताओं को भाषण दे रहा था तब उसके चेहरे के हाव भाव भी ऐसे लग रहे थे
जैसे वो खुद भी चकित हो और जैसे वो खुद भी ये बात अवश्य ही महसूस कर रहा हो कि वो जो बातें कर रहा था उसकी बातों की जो असंगति थी, सरासर असंगति थी। किस बारे में? एक अंग्रेज कवि के जो रोमांच होते हैं, एक अंग्रेज कवि के जो रोमांच होते हैं या शोक होते हैं, उसके बारे में। तो लेखक कह रहा है कि एक अंग्रेज कवि के जो गम या शोक होते हैं या उसके रोमांच होते हैं, उसके बारे में उसकी पूर्णतः जो सरासर असंगति जो थी उसकी बातों में, उस अंग्रेज कवि की जो इंग्लैंड से आया था, तो वो पूर्णतः असंगतियों को वो खुद भी अच्छी तरह से भली भांति समझ रहा था, इसलिए उसका खुद का चेहरा भी चकित या घबराया हुआ सा था भाषण देते समय। आगे है, हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उस अंग्रेज कवि का आना, उसकी जो आगमन था, वो एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। पता ही नहीं चला कि उसका आना, उसका आगमन जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। तो लेखक कह रहा है कि इस दुनिया के जो है प्रोज लेखक जो होते हैं, कहानियां आदि लिखने वाले जो कवि होते हैं, तो जो कहानियां यानी जिनको हिंदी में प्रोज, जिसको हिंदी में हम गद्य कहते हैं, और पोएट्री जिसको हम हिंदी में पद्य कहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े महानतम गद्य लेखक भी जो होते हैं वो शायद इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन मेरा जो कन्विक्शन यानी मेरा जो दृढ़ विश्वास था वो दिन प्रतिदिन पक्का होता चला गया कि गद्य लेखन जो है, प्रोज राइटिंग जो है, वो जो है एक सच्चे जीनियस का, एक जीनियस व्यक्ति का असली काम नहीं होता है और ना ही हो सकता है। गद्य लेखन किसी श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति का काम नहीं होता और नहीं हो सकता है। ये ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ मानना है, ऐसा लेखक कहता है। आगे है, इट इज फॉर द पेशेंट, रेजिस्टेंट, persevering drudge with a heart so shrunken that nobody can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो लेखक कह रहा है कि प्रोज राइटिंग जो है, गद्य लेखन तो जो है वो तो होता है धैर्यवान, दृढ़ और लगातार परिश्रम से काम करने वाले लोगों के लिए, एक ऐसे दिल वाले लोगों के लिए जिनका हृदय इतना सिकुड़ा हुआ हो कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के लिए दृढ़ता से मेहनत करने वाले धैर्यवान लोग, संकुचित या सिकुड़े हुए दिल वाले लोग जिनके दिलों को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे लोगों का काम प्रोज राइटिंग का, गद्य लेखन का होता है, लेखक कहता है कि मेरे अनुसार। और कहता है कि ऐसे लोगों के लिए ठुकरा दिए जाने की पर्ची कोई मायने नहीं रखती। मतलब लेखक क्या है कि जो अपनी पोएट्री वगैरह लिखते हैं, पोएट्री या प्रोज लिखते हैं, तो उसकी कोई कॉपी, उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि, हस्तलिपि, वो समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को भेजते रहते हैं। हो सकता है उनमें से किसी को पसंद आ जाए तो अपनी बुक में, अपने न्यूज़पेपर में, अपने पत्रिका में उनका वो छापे, तो उनको भी उससे कुछ इनकम हो, तो भेजते रहते हैं। और अगर किसी एडिटर वगैरह को पसंद नहीं आती, किसी पब्लिशर को पसंद नहीं आती, तो रिजेक्ट कर देता है। तो वहां लेखक रिजेक्शन वाली बात को बोल रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे जो धैर्यवान लेखक होते हैं, दृढ़ निश्चयी, लगातार मेहनत करने वाले, पक्के दिल वाले, जिनके दिल को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के लिए ठुकरा दिए जाने वाली पर्ची कोई मायने नहीं रखती। वो तुरंत ही, अगर उनकी पर्ची, उनका एक जगह कहीं उनकी गद्य लेखन छापने से ठुकरा दिया गया है, तो तुरंत ही दूसरी गद्य की प्रति लिख के, दोबारा से दूसरी कोई प्रोज राइटिंग लिख करके और किसी दूसरे एडिटर को लिफाफे वगैरह में रख के सेंड कर सकते हैं, और उसमें डाक शुल्क आदि भी रख के भेज देते हैं कि जिससे अगर उस दूसरे एडिटर को भी उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट
जो है हस्तलिपि प्रोज की पसंद ना आए तो वो उनके भेजे हुए पोस्टेज डाक शुल्क से ही उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट को वापस लौटा दे। आगे है, इट वॉज फॉर सच पीपुल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter। तो लेखक कह रहा है कि ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू नाम के अखबार ने एक छोटी सी घोषणा एक गैर महत्व वाले पेज पर, एक गैर महत्व वाले कॉर्नर पर छोटी सी घोषणा छाप दी थी कि क्या छापी थी कि एक छोटा सा कहानी की प्रतिस्पर्धा, कहानी की कॉन्टेस्ट जो है आयोजित की जा रही है एक अंग्रेजी जो है पीरियोडिकल के द्वारा, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा। यानी इंग्लैंड की कोई पीरियोडिकल का मतलब है समय समय पे सामयिक पत्रिका, जो 15 दिन, 1 महीने में या 2 महीने में ऐसे छपने वाली सामयिक पत्रिका। तो लिखा था कि एक इंग्लैंड की एक सामयिक पत्रिका के द्वारा एक कहानी की प्रतिस्पर्धा, कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है, प्रतिस्पर्धा का नाम है द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट अ नोन कमोडिटी एमंग द जेमिनी लिटरेटी। तो लेखक कह रहे हैं बेशक वो जो एनकाउंटर नाम का जो छपा था प्रतिस्पर्धा के बारे में, वो जेमिनी लिटरेटी का मतलब है कि जेमिनी स्टूडियो में, लिटरेटी का मतलब है वेल एजुकेटेड लोग, बहुत ज्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। तो बेशक ये जो एनकाउंटर जो था, ये जेमिनी स्टूडियोज के जो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे, उनके बीच भी कोई जाना माना उत्पाद या वस्तु नहीं था। ठीक है। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल before I spent a considerable sum in postage, sending a manuscript to England। तो लेखक कहता है कि I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage, sending a manuscript to England। तो लेखक कह रहा है कि एक अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी लेखक जो लिखते हैं तो उनसे उनके हाथ से लिखी हुई जो हस्तलिपि है, तो लेखक कह रहा है कि मैं अपनी एक हस्तलिपि इंग्लैंड भेजने के लिए डाक शुल्क पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता। इससे पहले मैं वो जो इंग्लैंड की जो पीरियोडिकल थी, समसामयिक पत्रिका जिसका नाम था द एनकाउंटर, उस इंग्लैंड की जो पीरियोडिकल थी समसामयिक पत्रिका, तो उसके बारे में मैं जान लेना चाहता था। अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड भेजने पर डाक शुल्क पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने से पहले मैं उस पीरियोडिकल के बारे में जानना चाहता था। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। तो लेखक कह रहा है उन दिनों में ब्रिटिश परिषद की लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस प्रवेश द्वार हुआ करता था, उसमें कोई बड़े बड़े और मुड़े हुए कोई संकेत के बोर्ड या नोटिस आदि नहीं हुआ करते थे, आपको ये ऐसा महसूस कराने के लिए कि आप किसी निषेध किए गए, मनाही किए गए एरिया में आप चुपके चाप से घूम फिर रहे हो, ऐसा दिखाने वाले, आपको ऐसा महसूस कराने वाले उन दिनों में कोई संकेत बोर्ड या नोटिस आदि नहीं हुआ करते थे। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और लेखक कह रहा है कि और जो वो ब्रिटिश पीरियोडिकल, अंग्रेजी सामयिक जो पत्रिका थी, जो समय समय पे छपने वाली पत्रिका थी, एनकाउंटर, द एनकाउंटर नाम से, उसकी प्रतियां अच्छी खासी जो है बिल्कुल ताजा पत्रिकाओं की ताजी बिल्कुल हाल की छपी हुई जो प्रतियां थी, वो अच्छी खासी मात्रा में जो है पड़ी हुई थी और पाठकों से लगभग अछूती, यानी उनको पाठकों ने छुआ भी नहीं था, देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart। लेखक कह रहा है जब मैंने वो पीरियोडिकल
सामयिक पत्रिका द एनकाउंटर, उसको उठा करके जब उसके संपादक का नाम पढ़ा तो मेरे जो है सिकुड़े हुए हृदय में घंटी सी बजती हुई, घंटी सी घनघनाती हुई महसूस हुई। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लास्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। लेखक कह रहा है कि उस पत्रिका में जो थी द एनकाउंटर, जहां पे लेखक अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि भेजना चाहता था, डाक से इंग्लैंड भेजना चाहता था, उसके जब एडिटर का नाम उसने पढ़ा तो उसने लेखक ने जाना कि ये तो वही कवि था जो अभी हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि जो आया था इंग्लैंड से, एक कवि आया था जेमिनी स्टूडियोज में और उसने क्या भाषण दिया किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। तो लेखक ने जब उस पीरियोडिकल, ब्रिटिश पीरियोडिकल, अंग्रेजी पत्रिका, सामयिक पत्रिका द एनकाउंटर के संपादक का नाम पढ़ा तो उसके दिल में घंटी सी बज उठी, क्योंकि ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था और इसका नाम जानकर लेखक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई मेले में बहुत पुराना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो, ऐसा लेखक को महसूस हुआ। और जब लेखक ने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, अपनी हस्तलिपि लिफाफे के अंदर रखी और लिफाफे को चिपकाया और उस पर उस एडिटर का, उस पोएट का एड्रेस वगैरह लिखा भेजने के लिए, डाक का पोस्टल एड्रेस जब लिखा, तो ये करते करते लेखक लगभग खुशी के मारे गा उठा। आगे लेखक बोलता है कि आगे लेखक बोलता है कि आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम थिंग। लॉन्ग लॉस्ट brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। तो लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो भी यही गाना जो मैं अभी गा रहा हूं, शायद वो भी यही गाना अभी इसी समय वो भी कहीं गा रहा होगा। क्योंकि भारतीय फिल्मों में आमतौर पे क्या होता है, भारतीय फिल्मों में जब दो भाई बिछड़ जाते हैं तो बिछड़ने से पहले वो फिल्म के पर्दे पर पहले दृश्यों में जो दोनों भाई एक साथ एक ही गाना गा रहे होते थे, वो बाद में फिल्म के आखिरी दृश्यों में, आखिरी रील में मिलते समय भी एक साथ एक ही समय पर वही गाना गा रहे होते थे। तो उसी गाने से वो एक दूसरे को पहचान जाते थे और मिल लेते थे। तो इंडियन फिल्म्स में आमतौर पे ऐसा होता है कि जो दो भाई बिछड़ जाते हैं तो वो बिछड़ने से पहले बचपन में जो गाना साथ साथ गाया करते थे, तो फिल्म के आखिरी रील में जब वो बिछड़े हुए भाई मिलते हैं तो वो भी एक ही गाना जो बचपन में गाया करते थे वही गाना गा रहे होते थे और एक दूसरे को जब गाना गाते हुए सुनते हैं कि अरे ये तो वही गाना गा रहा है जो बचपन में मेरा भाई गाता था, तो ऐसे करके वो मिल जाते थे। ऐसे इंडियन फिल्मों में इस तरह का सीन फिल्माया जाता है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वॉज हिज नेम। लेखक कह रहा है स्टीफन स्पेंडर ये था उस कवि का नाम जो वो इंग्लैंड से आया था। और जो ब्रिटिश जो पीरियोडिकल है द एनकाउंटर, ये जो अंग्रेजी सामयिक पत्रिका द एनकाउंटर है, उसका जो संपादक था और वो कवि जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था, उसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। लेखक कह रहा है और कई वर्षों बाद जब मैं फिर जेमिनी स्टूडियोज से निकल गया, जब मैं जेमिनी स्टूडियोज में काम नहीं करता था, वहां से निकल गया, तो मेरे पास टाइम तो भरपूर होता था लेकिन पैसा भरपूर नहीं होता था। और कोई भी चीज कम कीमत वाली, सस्ती कीमत वाली, घटी हुई कीमत वाली कोई भी चीज मेरा ध्यान आकर्षित करती थी, क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो वो सस्ती चीजों की तरफ ही उनका ध्यान आकर्षित होता है। आगे कह रहे हैं, लेखक कह रहा है ऑन द फुटपाथ in front of the Madras Mount Road post office there was a pile of brand new books for 50 पैसे each। तो लेखक कह रहा है कि मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाले फुटपाथ पर जो है
बिल्कुल एकदम नई वो किताबों का ढेर लगा हुआ था और प्रत्येक हर एक किताब 50 पैसे की थी, 8 आने की 50 पैसे की थी, क्योंकि उस जमाने में 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे ऐसे चलते थे और बहुत सस्ते का जमाना था। आगे लेखक कहता है, एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। वास्तविकता में जो वो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाला जो पोस्ट ऑफिस सॉरी वो था, क्या कहते हैं जो होता है ना फुटपाथ, वो तो मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाला जो फुटपाथ था, उस फुटपाथ पर जो किताबों का ढेर उसने लेखक ने लगा हुआ देखा था, जो हर एक किताब 50 पैसे की थी, उसके बारे में लेखक कह रहा है कि एक्चुअली वो सारी किताबें जो थी वो एक ही किताब थी, अलग अलग किताबें नहीं थी, वो सारी की सारी प्रतियां एक ही किताब की थी और एक बहुत ही सुंदर पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन की, अमेरिका में जिसका उद्गम हुआ। और पेपर बैक का मतलब होता है कि जैसे मैं ये आपकी बुक रखा हुआ हूं अभी फ्लेमिंगो हाथ में, तो इसका ये जो फ्रंट कवर है ये कागज का बना हुआ है, तो पेपर बैक बुक वो होती है जिसका फ्रंट कवर और ये बैक कवर ये ऐसे कागज के बने हुए होते हैं। और आपने कुछ बुक्स देखी होंगी जिसमें कार्डबोर्ड के मोटे गत्ते के बने हुए होते हैं, आगे का ये वाला फ्रंट कवर और बैक कवर, तो लेकिन जिसमें ये कागज के बने होते हैं वो पेपर बैक वाले होते हैं। तो वैसी किताब थी, पेपर बैक का उस पे कागज के कवर चढ़ा हुआ था आगे और पीछे, और अमेरिका का की वो बुक थी, स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और वो है वो जो थी वो किताब जो है खास तौर पे स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन था, कि खास तौर पे छात्रों के लिए बनाया गया संस्करण था, कम कीमत वाला। और उसका संदर्भ किससे था? रशिया की जो क्रांति थी, रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ से संबंध था उस बुक का। मतलब रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उसके बारे में वो किताब थी। I paid 50 पैसे and picked up a copy of the book, The God That Failed। तो लेखक कह रहा है कि मैंने 50 पैसे का भुगतान किया और उस किताब की एक प्रति, अपनी मेरी वाली प्रति खरीद ली, ले ली। और उसका किताब का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड, वो ईश्वर जो नाकाम हो गया, ऐसा नाम का हिंदी अर्थ बनता है, द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। तो लेखक कहता है कि उस किताब में 6 प्रख्यात लेखकों ने, यानी कि 6 अच्छे जाने माने लेखकों ने 6 अलग अलग एसेज में, निबंधों में अपनी कम्युनिज्म की यात्रा और उससे मोह भंग हुई वापसी के बारे में लिखा हुआ था। उस किताब में 6 बड़े जाने माने प्रख्यात कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा उन 6 अलग अलग निबंधों में उन प्रख्यात लेखकों ने कम्युनिज्म की उनकी यात्रा और कम्युनिज्म से मोह भंग हुई उनकी वापसी के बारे में विस्तार से वर्णन किया था, लिखा था। और वे लेखक लोग कौन थे? 6 प्रख्यात लेखक: आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोस्टलर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। लेखक ने ये आखिरी नाम पढ़ा, स्टीफन स्पेंडर, तो ये तो वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था, और जो वो ब्रिटिश पीरियोडिकल थी, अंग्रेजी सामयिक पत्रिका द एनकाउंटर, उसका एडिटर भी था यही स्टीफन स्पेंडर। तो इस नाम को अचानक से पढ़ते ही लेखक कहता है कि अचानक से ये बुक, इस किताब ने एक असाधारण महत्व ले लिया। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। तो लेखक कहता है स्टीफन स्पेंडर तो वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था।
In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. लेखक कह रहा है कि एक ही पल में मैंने अपने मन के किसी अंधेरे कोने में जो है धुंधला सा अस्पष्ट सा प्रकाश या उजाला या रोशनी जगमगाहट महसूस करी। तो क्या कह रहा है लेखक कि एक ही पल में, जैसे स्टीफन स्पेंडर का नाम पड़ा, एक ही पल में मेरे मन के एक अंधेरे कोने में एक अस्पष्ट या धुंधला सा उजियारा या जगमगाहट या प्रकाश सा मैंने महसूस किया। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। तो कह रहा है कि द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो अब लेखक कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियोज में स्टीफन स्पेंडर के प्रति जो प्रतिक्रिया थी वो अब और रहस्य नहीं रह गई थी। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। तो लेखक कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था उसको स्टीफन स्पेंडर की कविता से हो सकता है कि ज्यादा कुछ लेना देना ना हो, मगर उसकी किताब, कौन सी किताब, द गॉड दैट फेल्ड, उससे ज्यादा लेना देना ना हो, ऐसा नहीं था, ये लेखक कहता है। और यहां पर अगर हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.